आज 10 जून को हम तीसरे दिन के सत्र में हैं। और तीसरे दिन का पहला सत्र है। हमने कल तक काफी कुछ सीख लिया है, समझ लिया है। उससे हम आगे बढ़ते हैं। और हमने ग्रहों के बारे में समझा है, नक्षत्रों के बारे में समझा है, राशियों के बारे में समझा है। चंद्र ताल क्या होता है, सूर्य ताल क्या होता है, हमारा सौर मंडल कैसा होता है, ब्रह्मांड में और हमारे पृथ्वी पर मौसम कैसे होता है, वगैरह वगैरह हमने काफी कुछ देखा है, समझा है। अब हम मुख्य विषय पर आने के पहले जो इनका जो प्रभाव पड़ता है वो किस तरीके से पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 9 ग्रह जो होते हैं उनके बारे में हम पहले बात करेंगे, क्योंकि 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र, इन्हीं का पूरा खेल है। तो इनके ही प्रभाव को जब किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी जीवित या निर्जीव वस्तु पर पड़ता है पृथ्वी पर, तो सम्मिलित रूप से जो इनका प्रभाव पड़ता है वो देखना होता है। 9 ग्रह जो हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य है, बिल्कुल केंद्र में सौर मंडल में सूर्य है। फिर बुध है, शुक्र है, चंद्र है। पृथ्वी पे हम खुद हैं, इसलिए यहाँ पे पृथ्वी को नहीं गिना जाता है। उसके बाद चंद्र के साथ राहु और केतु है। राहु और केतु क्या होता है वो कल हमने देखा है, समझा है। उसके बाद मंगल, गुरु और शनि। ये इस प्रकार 9 ग्रह होते हैं जो नवग्रह की पूजा की जाती है मंदिरों में। तो ये नवग्रह कौन से 9 ग्रह हैं? वो ये 9 ग्रह हैं, जिसमें से 7 ग्रह जो हमारे सप्ताह के 7 दिनों के नाम से हैं, और 2 ग्रह जो काल्पनिक ग्रह हैं, सौर मंडल में नहीं, वास्तविक रूप से नहीं होते हैं, वो राहु और केतु हैं। तो इनकी स्थिति कैसी है? तो सूर्य की स्थिति जो है स्थिर है। सूर्य जो है वो अपनी जगह पर स्थिर होता है। बुध पृथ्वी के अगर हम पृथ्वी के साथ उसकी तुलना करें तो बुध पृथ्वी से आंतरिक कक्षा में है, और सबसे अंदर की कक्षा में बुध है। अर्थात सूर्य के बाद पहला ग्रह जो है वो सबसे समीप सूर्य के, वो बुध है आंतरिक कक्षा में। उसके बाद शुक्र है, जो कि वो भी आंतरिक कक्षा में है पृथ्वी से। फिर चंद्र को भी जैसे मैंने कल बताया कि आंतरिक कक्षा में ही माना जाता है, जबकि वो कभी आंतरिक सूर्य से पृथ्वी से अंदर की तरफ होता है, कभी पृथ्वी से बाहर की तरफ होता है। लेकिन उसको हम, क्योंकि पृथ्वी का ही उपग्रह है, इसलिए उसको भी हम आंतरिक कक्षा में ही मानते हैं, क्योंकि सबसे समीप भी होता है। उसके बाद राहु को ग्रह माना गया है, वो भी स्थिर है, और केतु भी स्थिर है। इसके बाद मंगल बाहरी कक्षा में, गुरु बाहरी कक्षा में, और शनि बाहरी कक्षा में। तो ये क्रम जो है सूर्य से जिन जो दूरी है उसके अनुसार ये क्रम दिया गया है। इसके बाद इनकी जो अवस्था है वो सूर्य की अवस्था वास्तविक है। इसके बाद बुध भी वास्तविक ग्रह है, शुक्र भी वास्तविक ग्रह है, चंद्र भी वास्तविक ग्रह है। वास्तव में तो ये पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन यहाँ पे इसको एक ग्रह के समान माना गया, क्योंकि इसका जो प्रभाव है, इसका जो बल है, वो एक ग्रह के समान ही होता है। राहु काल्पनिक ग्रह है, वास्तव में नहीं होता है। और केतु भी काल्पनिक ग्रह है। मंगल, गुरु और शनि भी वास्तव में सौर मंडल में होते हैं, वास्तविक ग्रह हैं। और ये सभी ग्रह जो है किन किन तत्वों से जुड़े हुए हैं, मतलब किन तत्वों का प्रभाव इन पर है, या इन ग्रहों का प्रभाव किन तत्वों पर पड़ता है, इनके बीच में ग्रहों और तत्वों के बीच में क्या संबंध है, उसको अगर हम समझे तो सूर्य जो है अग्नि है। इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है कि सूर्य का तत्व अग्नि क्यों है। बुध जो है वो भूमि तत्व है। शुक्र जल तत्व है, चंद्र भी जल तत्व है, राहु वायु तत्व है, केतु फिर से अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है, और गुरु वायु तत्व है, शनि भूमि तत्व है। शनि भूमि तत्व क्यों है, चंद्र जल तत्व क्यों है, इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा हमने बताया था कि इनका प्रभाव जिस तत्व पर पड़ता है उसके अनुसार शनि चंद्र की विपरीत अवस्था के समय हमने बताया था। और इन ग्रहों का पौधे के किस भाग में
इनका प्रभाव पड़ता है, तो सूर्य का प्रभाव जो है वो तने वाले भाग में पड़ता है, पौधे का जो तना होता है उसमें सूर्य का प्रभाव पड़ता है। बुध का प्रभाव पत्ते और शाखाओं पर पड़ता है। इसी प्रकार शुक्र का प्रभाव भी पत्तों और शाखाओं पर पड़ता है। चंद्र का प्रभाव जो है मूल यानी जड़ों पर पड़ता है। राहु का प्रभाव पौधे के किसी भी भाग में नहीं पड़ता है, शून्य होता है। केतु का प्रभाव भी पौधे के किसी भाग में नहीं पड़ता है, शून्य होता है, क्योंकि ये काल्पनिक ग्रह हैं और ये कुछ क्षण के लिए इनका प्रभाव आता है, प्रभाव पड़ता है लेकिन कुछ क्षणों के लिए पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको शून्य कहा गया है। कितने समय के लिए पड़ता है इसके बारे में थोड़ा सा हमने कल बताया था कि जब राहु और केतु के बिंदु पर चंद्र पहुंचता पहुंचता है तो उससे 4 घंटे पहले से चंद्र का प्रभाव कम होना शुरू होता है, यानी राहु का प्रभाव बनना शुरू होता है। और जब चंद्र राहु वाले बिंदु पर होती है तब राहु का प्रभाव पूर्ण रूप से होता है। एक बिंदु पर जब है चंद्र तो एक क्षण के लिए होता है, फिर उसके पहले या उसके बाद वो पीछे रहता है उस बिंदु से, तो इसलिए क्षणिक होता है। इसी प्रकार केतु का है, इसलिए शून्य कहा गया है। मंगल का प्रभाव पुष्प पर पड़ता है, और गुरु का प्रभाव फल पर और शनि का प्रभाव बीज पर पड़ता है। इसको हम और विस्तार में समझेंगे। पौधे के किस भाग में पड़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो सूर्य का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बुध का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शुक्र का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो ग्रह वास्तव में है, वास्तविक ग्रह जो है उनका पौधे के विभिन्न भागों पर, जो संबंधित भाग हैं उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। केवल राहु और केतु जो काल्पनिक ग्रह हैं उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब पड़ता है, जिस दिन जिस समय पड़ता है वो समय कौन सा होता है, उस बिंदु से 4 घंटे पहले से 4 घंटे बाद तक धीमे धीमे बढ़ता है और उस बिंदु पर सर्वाधिक होता है और फिर धीमे धीमे कम हो जाता है। तो कुल 8 घंटे का एक समय होता है राहु के लिए एक चंद्रमास में, और इसी प्रकार केतु के लिए एक चंद्रमास में। तो ये है ग्रहों का जो ग्रहों का संबंध तत्वों से और पौधे के भाग से, और उनका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है पौधे पर। इसी अब हम आते हैं कि ग्रह, राशि और नक्षत्र, तो इनमें आपस में कैसा संबंध है, किस किस प्रकार से है। तो यहाँ पे 9 ग्रह जो हैं वो पहला ग्रह जो है वो केतु को लिया गया है, क्योंकि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि जो कि अग्नि तत्व में आते हैं उनके लिए लिया गया पहला ग्रह जो केतु है। पीछे हमने देखा है कि केतु का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। तो सबसे पहला जो राशि होता है वो मेष राशि होता है, इसलिए पहला मेष राशि लिया गया और उसके हिसाब से जो ग्रह है केतु है उसको लिया गया है। और मेष, सिंह और धनु ये तीनों अग्नि राशि हैं। उनके साथ जो नक्षत्र हैं उसी तत्व में, वो अश्विनी, मघा और मूल जो नक्षत्र हैं ये भी अग्नि तत्व से संबंधित हैं। इसी प्रकार शुक्र जो है वो कर्क, वृश्चिक और मीन ये तीनों जो है जल राशि है। तो जल राशि है, इसलिए इनको इनके साथ जो नक्षत्र हैं वो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हैं। इसके बाद सूर्य जो है वो फिर से अग्नि तत्व है, यानी मेष, सिंह और धनु राशि है। और उनके साथ जो नक्षत्र हैं वो कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो क्रम है वो नक्षत्र के अनुसार ये क्रम बनाया गया है। सबसे पहले नक्षत्र का जो 3 कॉलम है उसमें सबसे पहला जो नक्षत्र होता है वो अश्विनी नक्षत्र होता है, उसके बाद भरणी होता है, फिर कृतिका होता है, फिर रोहिणी होता है, फिर मृगशिरा होता है, फिर हरिद्रा, पुनर्वसु, इस प्रकार से क्रम चलता है। फिर अश्लेषा के बाद फिर मघा आता है, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, इस तरीके से ज्येष्ठा के बाद फिर मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, इस तरीके से अंत में रेवती नक्षत्र आता है। तो नक्षत्रों के कॉलम को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से क्रम को लिया गया है।
अश्विनी नक्षत्र का जिस राशि से और जिस ग्रह से संबंध है, उसके अनुसार यहाँ पे ये क्रम बनाया गया है। तो इस प्रकार सूर्य जो है पुनः मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और उसके साथ नक्षत्र कौन से हैं? कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। इस प्रकार चंद्र पुनः जो जल राशि कर्क, वृश्चिक और मीन, उसके साथ नक्षत्र कौन से हैं? रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र हैं। फिर मंगल आता है अग्नि तत्व में, मेष, सिंह, धनु, और राशि के साथ अगर नक्षत्र को देखें तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र है। उसके बाद राहु पुनः जो है वो वायु राशि, वायु तत्व के लिए है। तो मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व के राशि है, और उसके साथ नक्षत्र है अरिद्रा, स्वाति और सतभिषा। इसके बाद बृहस्पति जो है वो वायु तत्व है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और उसके साथ नक्षत्र है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। फिर शनि आता है जो कि भूमि तत्व है शनि के लिए। तो वृषभ, कन्या और मकर राशि, और उसके साथ नक्षत्र है पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। अंत में बुध राशि, बुध ग्रह है जो कि भूमि तत्व है। तो वृषभ, कन्या, मकर, अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। इस प्रकार से अगर ग्रह, राशि और नक्षत्रों का हम आपस में अगर एक संबंध समझने की कोशिश करें, तो इस डायग्राम में, इस चार्ट में हम इसको समझ सकते हैं कि कौन से ग्रह के साथ कौन सी राशि तत्व के अनुसार और कौन से नक्षत्र हैं। तो अग्नि तत्व सभी ग्रहों को, राशि को और नक्षत्रों को चार भागों में विभाजित किया गया है, चार तत्वों के अनुसार: अग्नि तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, नीर। तो इसमें अगर हम देखें, ग्रहों में 9 ग्रह हैं। तो अग्नि तत्व में कितने ग्रह आते हैं? केतु है, सूर्य है और मंगल है। 9 में से 3 ग्रह जो है वो अग्नि तत्व में आते हैं। इसके बाद शुक्र और चंद्र, और ये दो जो है ये नीर तत्व में या जल तत्व में आते हैं। इसके बाद मिथुन, तुला और कुंभ यानी वायु तत्व में राहु, और केवल राहु जो है वो वायु तत्व में है। साथ में बृहस्पति भी राहु तत्व में। तो दो जो ग्रह हैं, राहु और बृहस्पति, ये वायु तत्व में। इसके बाद 2 ग्रह जो है वो भूमि तत्व में, शनि और बुध। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अग्नि तत्व से प्रभावित 3 ग्रह हैं, जल तत्व से प्रभावित 2 ग्रह हैं, 2 ग्रह, शुक्र चंद्र, और ये 3 ग्रह हैं, शुक्र, चंद्र, और ये शुक्र, चंद्र और हाँ 2 ग्रह हैं। और फिर इसके बाद वायु तत्व से भी 2 हैं। तो इन 3 तत्वों में 2-2 हैं और एक में 3 है। वायु, अग्नि में 3 3 ग्रह हैं, और बाकी दोनों तत्व जो हैं, भूमि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, इनमें 2-2 ग्रह हैं। ठीक है। और इसी इसी प्रकार अगर हम इसके साथ साथ नक्षत्र को देखें, तो क्योंकि अग्नि तत्व में 3 ग्रह हैं तो 9 नक्षत्र हैं, और बाकी सभी में 6 6 नक्षत्र हैं, भूमि में, वायु में और नीर में। अब इसके आगे अगर हम और विस्तार में समझने की कोशिश करते तो ग्रह, राशि, नक्षत्र के साथ तत्व, जलवायु और फसल। तो किस प्रकार के फसल, किस प्रकार का जलवायु और कौन सा तत्व। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले सूर्य, मंगल और केतु, ये तीनों जो है अग्नि तत्व से संबंधित है। और उनके साथ राशि कौन से है? मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, 3 राशि हैं। 3 ग्रह, उनके साथ 3 राशि हैं, और उसके साथ साथ
नक्षत्र कितने हैं? 9 नक्षत्र हैं। अश्विनी, मघा, मूल, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। अग्नि तत्व। और जब अग्नि तत्व है तो जलवायु कैसा होगा? उष्ण जलवायु होगा। उष्ण जलवायु मतलब गर्म वातावरण होगा। जब नक्षत्र ये सारे नक्षत्र होंगे, साथ में ये राशि और ये 3 ग्रह, ये 3 राशि और ये 9 नक्षत्र, इनका जब कॉम्बिनेशन किसी भी प्रकार से बनता है, इनकी उपस्थिति जब उस दिन होती है चंद्र के साथ, चंद्र के सामने, तो वातावरण जो है उसके अनुसार उष्ण होता है। अगर तीनों ग्रह, राशि और नक्षत्र तीनों अगर अग्नि तत्व वाले हैं तो उस दिन गर्मी ज्यादा होती है। अगर दो हैं तो थोड़ी कम होती है। उसके साथ कौन सा है उसके ऊपर है कि कौन सी राशि या कौन सा ग्रह या कौन सा नक्षत्र दूसरे तत्व का है, उसके अनुसार वातावरण बदलता है। ये ऐसे होता है। इसको, इसका पूर्वानुमान लगाने का आधार जो है वो इस तरीके से होता है। और अगर हम फसल का प्रकार समझे तो अग्नि तत्व के जो फसल है वो फल और बीज वर्गीय हैं। फल मतलब जिनमें फल जो होता है उसके अंदर बीज होता है। मुख्यतः ये बीज से संबंधित है, लेकिन फल जो होता है उसमें बीज होता है। या कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसमें फल नहीं होता लेकिन बीज होता है, जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, वगैरह है। लेकिन कुछ फसल है जिसमें फल होते हैं, जैसे जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, वो हैं। और मूंगफली भी इसी में आता है। मूंगफली जो फली है वो भूमि में फलता है, लेकिन क्योंकि बीज वाला फसल है इसलिए ये अग्नि तत्व वाले से ही इसमें लिया जाता है और इसी के अनुसार होता है। इसी प्रकार सूर्य फूल जो है, सूरजमुखी का जो फसल है, वो भी बीज वर्गीय है, क्योंकि उसका बीज ही हम उपयोग में लाते हैं। तो फसल का जो भाग हमारे उपयोग में आता है, हमारे लिए उपयोगी है, उसके अनुसार फसल का प्रकार और तत्व के अनुसार उनको विभाजित किया गया है। इसी प्रकार भूमि तत्व के साथ मूल वर्गीय, मतलब जो फसल का जो भाग भूमि के नीचे होता है वो उसका, उसको हम उपयोग में लेते हैं। जैसे जितने भी मूली है, गाजर है, बीट है, या हल्दी है, अदरक है, इस प्रकार के जितने भी हैं, शकरकंद है, टैपियोका है, इस प्रकार के जो फसल है, या मूसली की बात करें, सफेद मूसली औषधि वनस्पति में, ये सारे जो हैं ये भूमि तत्व से संबंधित है। और वायु तत्व से संबंधित जो है वो पुष्प वर्गीय, जो फल वाले छोड़ के फूल वाले जो हैं, इसमें सूर्य फूल जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य फूल को हम बीज उसका लेते हैं और उससे हम तेल निकालते हैं। हम फूल को उपयोग में नहीं लेते हैं, फूल के बीज को उपयोग में लेते हैं। लेकिन जैसे फूल गोभी है, या ब्रोकली है, या गेंदा है, या जितने भी फूल हैं, वो सारे जो है वायु वाले तत्व में आएंगे। और वातावरण कैसा रहेगा? भूमि तत्व में वातावरण शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा। और वायु वाले तत्व में वायुमय रहेगा, हवा चलती है, हवा चलेगी। और अगर ग्रह, राशि और नक्षत्र का कॉम्बिनेशन कैसा है, तीनों है या दो है या केवल एक है, उसके अनुसार उसका जो प्रभाव है वो होता है कि हवा तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है, आंधी चलने वाली है, या उसके साथ अग्नि का है अगर है तो भी आंधी चल सकती है। अगर शीतल है तो ठंडी हवा चलेगी। अगर जल तत्व है तो आर्द्र वातावरण है तो कहीं पे बारिश हो सकता है, या नमी हो सकती है। तो जल तत्व में जितने भी पत्ते वाले फसल हैं, जिनका हम पत्ता उपयोग में लाते हैं, उसमें औषधि वनस्पति जिनके पत्ते हम उपयोग में लाते हैं वो है, या फिर जितने भी पालक है, मेथी है, और कोरिएंडर है, धनिया है, या पत्ता गोभी है, इस प्रकार के जितने भी हैं, या नोल खोल जो है वो भी इसी में आएगा, जो नवल खोल जिसको हम कहते हैं। इस प्रकार जो फसल है,
तो ये इसमें आएगा, जल तत्व में आएगा। गन्ना की जो फसल है वो भी जल तत्व में आएगा, क्योंकि गन्ने का जो भाग हम उपयोग में लाते हैं, वो उसके अंदर जो रस होता है उसके लिए हम उपयोग में लाते हैं। तो गन्ना भी जल तत्व में ही माना जाता है। जैसे मूंगफली भूमि के नीचे होता है, लेकिन उसको फल बीज वर्गीय में अग्नि तत्व में लिया जाता है, उसी प्रकार। तो ये इस तरीके से ग्रह राशि नक्षत्र के साथ तत्वों, जलवायु मतलब वातावरण, और फसल का कौन सा भाग, किस प्रकार का फसल, ये संबंध है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रकृति में पंच तत्व जो है, मतलब प्रकृति पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो पांच तत्वों से बना हुआ है। ये रसायन विज्ञान का तत्व नहीं है, जो एलिमेंट्स हम कहते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वगैरह वगैरह, वो नहीं। तत्व, यहाँ पे तत्व का मतलब है मैटर। तो पृथ्वी जो है वो अर्थ है, भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, और आकाश मतलब स्पेस। ये पांच तत्वों से मिलके प्रकृति के सभी वस्तुएं जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वो इन पंच तत्वों से बना हुआ है। और इन पंच तत्वों को जो हम एक साथ कहने की कोशिश करते हैं, तो जो शब्द बन के आता है, निकल के आता है, वो वही भगवान है। हम लोगों को बचपन में सिखाया गया, हम लोगों ने बचपन में सीखा कि भगवान सर्वत्र है। प्रहलाद भगवान की कहानी हम सुनते हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, इधर है, उधर है, खंबे में है। तो खंबा तोड़ा उसने, खंबे को तोड़ के बोला कहाँ है तेरा भगवान। तो खंबे से नरसिंह भगवान निकल के आए, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था। तो भगवान जो है वो क्या है? भगवान का भ जो है वो भूमि है, ग जो है वो गगन है, आकाश, व जो है वो वायु है, और व के ऊपर जो आकी मात्रा है वो अग्नि है, और ना जो है वो नीर है। तो ये एक एब्रिविएशन है इन पंच तत्वों का। अगर पंच तत्वों को हमको एक साथ कहना है तो हम भगवान कहेंगे। तो वो सभी तत्वों को हम एक बार में कहते हैं। और ये सर्व विद्यमान है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो इन पंच तत्वों से बना हुआ है। तो कोई भी वस्तु, कहीं पे भी कोई भी वस्तु है, किसी भी अवस्था में, दृश्य है, अदृश्य है, जैसा भी है, वो बना तो इन पंच तत्वों से। मतलब भगवान है, उसके अंदर भगवान है, यही मतलब है उसका। भगवान और ईश्वर में फर्क है। भगवान का मतलब पंच तत्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अग्नि तत्व जो है, ये इसकी गुणवत्ता क्या है? तो ये उष्ण होता है और शुष्क होता है। इसकी अवस्था जो है वो ऊर्ज अवस्था होती है, इसमें ऊर्जा होती है। और रंग जो है वो अग्नि का लाल होता है। ठीक है। ग्रह कौन से हैं? सूर्य है, मंगल है। ऋतु ग्रीष्म ऋतु। गति ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि जब गर्म होता है तो ऊपर की तरफ उठता है। गर्म कोई भी चीज, अग्नि का लौ भी जो है वो ऊपर की तरफ उठता है। उसकी दिशा कभी नीचे नहीं होती, कभी दाएं नहीं होती, कभी बाएं नहीं होती। अगर दाएं बाएं हो रही है तो हवा जिस तरफ चल रही है उसके विपरीत दिशा में वो जाती है। जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ नहीं जाती है। अगर शांत वातावरण है तो ये हर समय ऊपर की तरफ होता है। तो इसलिए उठान ऊपर की दिशा में होता है। और प्रकृति इसका जो है दिव्य लौकिक है। इसके अगर प्रकृति की बात करें तो दिव्य है, लौकिक है, क्योंकि हम इसको देख भी सकते हैं और अनुभव करने की कोशिश करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अग्नि को मतलब उष्ण को हम अनुभव कर सकते हैं। शुष्क वातावरण को हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। उष्ण को हम नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अग्नि की जो लौ है उसको हम देख सकते हैं। तो इसलिए वो दिव्य भी है, मतलब दृश्य है और लौकिक है, क्योंकि हम अनुभव कर सकते हैं, अदृश्य भी है। इसी प्रकार पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी की जो गुणवत्ता है वो ठंड और शुष्क है। ठंड के साथ ये शुष्क है पृथ्वी भी। अवस्था ठोस है भूमि। रंग हरा और काला होता है। ग्रह बुध और शनि है। ऋतु शरद ऋतु, क्योंकि शरद और शीत ऋतु अगर हम बात करें तो ठंडा मौसम जो होता है। और गति इसका प्रसार फैलता है। भूमि जो है ये ठोस होता है लेकिन
फैलाव होता है, अगर पृथ्वी के आकार की हम बात करें। और प्रकृति जो है ये खनिज है, क्योंकि भूमि के अंदर खनिज वगैरह पाया जाता है। ठोस है तो हम इसको देख भी सकते हैं, हम इसको अनुभव भी कर सकते हैं, हम इसको छू भी सकते हैं। वायु उष्म और नम दोनों होता है। इसकी गुणवत्ता जो है उष्म भी होती है, नम भी होती है। वायु के साथ कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व है या पृथ्वी तत्व है, उसके अनुसार जो है उष्म होता है। वायु के साथ अगर जल तत्व और अग्नि तत्व, अगर जल तत्व है तो उष्म होगा। वायु के साथ अगर सॉरी अग्नि तत्व है तो उष्म होगा, और जल तत्व है तो नम होगा। इसकी अवस्था जो है वो गैसीय होती है, क्योंकि ये अदृश्य होता है। या धुआं जो है वो दृश्य दिखता है, लेकिन धुआं के अंदर जो कण होते हैं वो अगर उसको हम कंडेंस कर दें तो वो ठोस हो जाता है। अदरवाइज वायु जो है वो अदृश्य होता है। रंग पीला होता है। ग्रह इसका गुरु है वायु तत्व का। ऋतु वसंत ऋतु है, जिस समय वातावरण सुहावना रहता है, हवा चलती है, मंद मंद हवा चलती है। गति चारों तरफ होता है, कोई इसकी फिक्स मतलब स्थिर गति नहीं होती है। वायु हर समय गतिमान होता है। और प्रकृति जो है वो जीव है, क्योंकि जीव इसलिए है क्योंकि इसमें ऊर्जा होती है, और ये जीवन के लिए वायु जरूरी है। वायु मतलब ऑक्सीजन जरूरी है, जो कि प्राण वायु ऑक्सीजन है। तो इसलिए इसका प्रकृति जो है वो जीव है। जल जो है वो ठंड होता है, नम होता है। गुणवत्ता इसका ठंड और नम होता है। अवस्था तरल होता है। रंग नीला होता है। ये बताने की जरूरत नहीं, समुद्र जो है पूरा जली है और वो नीला दिखता है। ग्रह चंद्र और शुक्र है। ऋतु शीत ऋतु है, जैसे पृथ्वी शरद ऋतु है, जल जो है वो शीत ऋतु है। गति स्खलन वाली गति होती है, क्योंकि जहां पे जल होता है वो बहता है। स्खलन मतलब बहना, जिधर ढाल होगा उधर बहेगा। अगर ढाल नहीं है तो वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। और ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे की तरफ बहता है, इसलिए स्खलन है इसका गति। और प्रकृति जो है वो वनस्पति, क्योंकि वनस्पति में जल होता है, जो वनस्पति के अंदर और सभी जीवों के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे वनस्पति जो है इसकी प्रकृति है, क्योंकि सभी वनस्पतियों जो है वो पृथ्वी से जल लेती है। और जल का जो कह सकते हैं कि जो सर्कुलेशन हो रहा है, इसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से डालेंगे। वो ये इस कार्यक्रम का विषय नहीं है, इससे थोड़ा बाहर है, लेकिन हम थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे कि जल जो है वो पृथ्वी पे होता है, समुद्र में होता है, और वही जल जो है वो आकाश में जाता है, मेघ बनता है, और फिर बारिश होती है। तो ये जो प्रक्रिया जो चलती है, इसमें आगे एक स्लाइड में थोड़ा सा हमने बताया है। तो ये जो सर्कुलेशन है ये वनस्पतियों के द्वारा ही होता है, तो इसलिए इसका जो प्रकृति है वो वनस्पति है। यहाँ पे हमने ये थोड़ा बंगला में आ गया। ये फसल चक्र है, जिसमें हमने खरीफ, रबी और जायद की फसल। खरीफ जो है ये हरे में है, और रबी जो है वो नीले में, और जायद जो है ये पीले में दिखाया गया। खरीफ की फसल में जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु है। रबी की फसल जो है हेमंत और शिशिर ऋतु में होता है। अगर हम बोले तो शीत ऋतु जो होता है। और जायद की फसल जो है वसंत और ग्रीष्म ऋतु में होता है। वर्षा ऋतु में मास कौन से होते हैं चंद्रमास के अनुसार, तो श्रावण और भाद्रपद होता है। शरद ऋतु में आश्विन और कार्तिक मास होता है। हेमंत ऋतु में अग्रहायण या मार्गशीर्ष जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बंगला में लिखा हुआ है तो मार्गशीर्ष, और पौष मास होता है। और शिशिर ऋतु में माघ और फाल्गुन होता है। वसंत ऋतु में चैत्र और वैशाख होता है। ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़ होता है। ये है हिंदी में आषाढ़ भी लोग बोलते हैं। ये भी जो है बंगला में ही लग गया है। ये वार्षिक भारतीय अनुसार वार्षिक चक्र जो है ये चैत्र मास जो है वो मार्च अप्रैल में होता है। ये मैं स्लाइड में बदल दूंगा। वैशाख मास में अप्रैल मई में होता है।
ज्येष्ठ मास जो है वो मई जून में होता है। आषाढ़ मास जो है जून जुलाई। श्रावण मास जुलाई अगस्त। भाद्रपद जो है वो अगस्त सितंबर। आश्विन सितंबर अक्टूबर। कार्तिक अक्टूबर नवंबर। और इसके बाद मार्गशीर्ष जो है नवंबर दिसंबर। पौष मास दिसंबर जनवरी। माघ जनवरी फरवरी। और फाल्गुन फरवरी मार्च। तो इस प्रकार चैत्र से हमारा वर्ष शुरू होता है। और फाल्गुन जो है वो अंतिम मास होता है। इस प्रकार जो है पंचांग को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें आवश्यक और उचित कार्य क्या 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 होते हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं। आगे इसमें हम विस्तार पे बात करेंगे। तो मूल वर्गीय फसलों की के बीच की बुआई एवं पौध की रोपाई बताए गए समय एवं दिन के अनुसार ही करें। ये दिन कौन सा होता है, ये हम आगे बात करेंगे इसकी। इसी प्रकार फल और बीज, फूल और पत्ते वाले फसलों की तुड़ाई कटाई भी इसी प्रकार पंचांग के अनुसार जो दिन बताया गया। पंचांग के बारे में हम एक अलग से कोर्स करेंगे। 15 दिन का कोर्स इसी प्रकार 2 घंटे का रहेगा। और उसमें हम बताएंगे कि पंचांग आप अपने आप खुद कैसे बना सकते हैं। हम परसों इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। और फिर जिन जो जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा पहले से हम इसका रजिस्ट्रेशन का समय रखेंगे, करीब 1 माह का। तब तक हम इसकी तैयारी करेंगे। और फिर हम पहले से बताएंगे कि किस दिन से शुरू होगा, जब आपका बुआई वगैरह हो चुका होगा। उसके बाद हम, क्योंकि अभी खेतों में काम रहेगा। इसी प्रकार मूल वर्ग की फसलों की बुआई कटाई तुड़ाई इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए इस पक्ष का ये हमने इसमें से लिया है। ये पंचांग में से लिया था। तो जो पक्ष, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, यहाँ पे हम नहीं कहना चाहते कुछ। हाँ, यहाँ पे इतना ही है कि औषधियों का छिड़काव जो है वो दिन में प्रातः 9:30 बजे से पहले कर लें। अगर वर्षा ऋतु है और बारिश होने की संभावना है या बारिश हो रही है तो इस कार्य को अगले दिन, जिस दिन उस समय बारिश नहीं हो रही है, प्रातः 9:30 बजे के पहले ये काम हो जाना चाहिए। उसका कारण क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसी प्रकार मिट्टी में प्रयोग होने वाली औषधि जो है शाम को 4 साढ़े 4 बजे के बाद दे। मिट्टी में सिंचाई सिंचाई के साथ, या जो भी मिट्टी में देना है वो शाम को देना है। और जो औषधि छिड़काव करना है वो सुबह करना है। उसका कारण ये है कि सूर्योदय के बाद जो सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ती हैं और धीमे धीमे सूर्य ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। और 12 बजे के समय वो सूर्य जो है केवल हमारे मस्तिष्क के ऊपर होता है। तो क्षितिज से ऊपर अगर हम कहें तो 90 डिग्री जो है वो सूर्य 0 से 90 डिग्री पर पहुंचता है 12 बजे। सूर्योदय जो भी समय में हो रहा हो, लेकिन 12 बजे वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, मतलब 90 डिग्री पे होता है। और जब सूर्योदय हो रहा है वो 0 डिग्री उसको हम माने। और फिर 12 बजे के बाद, दोपहर में 12 बजे के बाद से अस्त होने तक वो फिर से 90 डिग्री आगे जाता है। और जब अस्त होता है तो वो 180 डिग्री पे अस्त हो जाता है। अगर हम दोनों क्षितिज से क्षितिज की बात करें तो 0 से 180 डिग्री सूर्य जो है वो दिन में उदय से अस्त भ्रमण कर रहा है। तो इसमें जब सूर्य 30 डिग्री के आसपास होता है और 30 डिग्री से ऊपर उठता है, तब पत्तों के जो स्टोमेटा होते हैं वो खुलते हैं। पत्तों में जो छिद्र होते हैं वो खुलने शुरू होते हैं। और उसके आसपास पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। सूर्य की किरणें जैसे जैसे पड़ती हैं वैसे वैसे स्टोमेटा खुलने शुरू होते हैं। और 30 डिग्री के आसपास स्टोमेटा सभी खुल जाते हैं। और वो समय कौन सा होता है, अगर हम इसको देखें तो सूर्योदय से 12 बजे का जो समय है दोपहर का, वो जितना भी समय है, अगर हम साधारण गणित के लिए उसको 6 बजे सुबह सूर्योदय हो रहा है और 12 बजे मस्तिष्क के ऊपर है, तो कितने घंटे हुए? 6 घंटे। उनको अगर हम 90 डिग्री को 3 भागों में विभाजित करें तो 30 डिग्री मतलब 2 घंटे।
फिर 30 से 45 डिग्री और 2 घंटे, मतलब 6 बजे से 8 बजे, 8 बजे से 10 बजे, और 10 बजे से 12 बजे, मतलब 30, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90। तो हम ये देखते हैं कि 9:30 बजे के आसपास जो है, जब 8 बजे से के बाद वो 30 डिग्री से ऊपर आ गया, और 45 डिग्री पे वो कब आ रहा है, 10 बजे के आसपास। तो वो जो समय है, उसके अंदर आपका छिड़काव पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 30 डिग्री के ऊपर होते होते स्टोमेटा सभी खुल जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप छिड़काव जब करते हैं, जब स्टोमेटा खुले हुए हैं, तभी वो औषधि अंदर जाएगी। अगर स्टोमेटा बंद है तो औषधि नहीं जाएगी। और जब उससे भी देर में अगर करते हैं, 10 बजे के बाद अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, औषधि का छिड़काव कर रहे हैं, तो क्योंकि सूर्य मस्तिष्क के ऊपर है, उसकी तेज रोशनी है, गर्मी है, तो